हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग भाई। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरा नाम है प्रभात। क्लास 11th केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में। पहला है एवरेज एटॉमिक मास, दूसरा होगा हमारा परसेंटेज कॉम्पोजिशन, और तीसरा एम्पेरिकल एंड न्यूमेरिकल का फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन की हेल्प से। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे सीधे हम अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली जो हमें बात करनी है वो दरअसल में करनी है एवरेज एटॉमिक मास के ऊपर। अब एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों हम एटॉमिक मास के पहले एवरेज वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसको एक सिचुएशन से अंडरस्टैंड करेंगे। और ये सिचुएशन अराइज होती है दरअसल में आइसोटोप्स की वजह से। तो एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट अगर हमें अंडरस्टैंड करना है तो एक बार हम जरा फटाफट रिकॉल कर लेते हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। अब देखो, हम सबको पता है कि आइसोटोप्स को अगर डिफाइन कर रहे हैं तो 9th क्लास से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि आइसोटोप्स ऐसे एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन उनके एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं। तो एटम्स विथ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस आर कॉल्ड आइसोटोप्स। अब यहां पर एक बात आपको मैं बता दूं, हमें यह बात तो समझ में आ रहा है कि यहां पर आइसोटोप्स होने के लिए एटम्स के एटॉमिक नंबर का सेम होना जरूरी है और एटॉमिक मासेस का डिफरेंट होना कंपलसरी है, तभी हम उन्हें आइसोटोप बोल पाएंगे। ठीक है, बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। तो अगर मैं इसके एग्जांपल दूं तो एग्जांपल में मैं आपको बड़ा कॉमन एग्जांपल दे सकता हूं, ये काफी ज्यादा आपको पूरी केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा। हाइड्रोजन जो एटम बड़ा सिंपल सा है, उसके हमें तीन डिफरेंट आइसोटोप देखने को मिलते हैं। पहला मिलता है हाइड्रोजन, जिसे हम प्रोटियम भी बोलते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास भी 1 होता है। ऐसे हमारे पास हाइड्रोजन का एक और आइसोटोप है जिसे हम बोलते हैं ड्यूटीरियम। उसके दो सिंबल हैं, या तो आप उसे H से डिनोट कर सकते हो या आप उसे D से डिनोट कर सकते हो। अब H से अगर डिनोट करोगे तो आप ऐसे लिखोगे, इसका एटॉमिक नंबर तो 1 ही रहेगा लेकिन मास नंबर 2 हो जाएगा। ऐसे ड्यूटेरियम के लिए भी आप इसे 1 और 2 बोल सकते हो। तो एक बात याद रखना कि भले चाहे हम इसे बोल्ड ड्यूटेरियम रहे लेकिन इसे माना हाइड्रोजन ही जाएगा। बस ये हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है। अब सवाल ये आता है इसे हाइड्रोजन माना क्यों जाएगा। तो दरअसल में जब तक एटम्स में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, यानी उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, तब तक वो एक ही एलिमेंट को बिलोंग करते हैं। तो ये एटम भी हाइड्रोजन को बिलोंग करेगा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है। ये एटम भी हाइड्रोजन को ही बिलोंग करेगा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, भले ही मास नंबर 2 हो गया। सिमिलरली हमारे पास हाइड्रोजन का एक और आइसोटोप है जिसे हम बोलते हैं ट्राइटियम। आप उसे चाहो तो 1H3 लिख सकते हो या आप चाहो तो T करके लिख सकते हो। ट्राइटियम उसके नाम से इसका सिंबल पड़ा है। तो ये बड़े कॉमन हमारे पास हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। ऐसे हमारे पास कार्बन के भी कई आइसोटोप आते हैं। एग्जांपल के तौर पे कार्बन के आइसोटोप में अगर हम बोले तो कार्बन 12 होता है, कार्बन 13 होता है, कार्बन 14 होता है। इन तीनों कार्बन में जो नंबर ऑफ एटम है कार्बन में, सॉरी नंबर ऑफ एटम मैंने गलती से बोल दिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी जिनका एटॉमिक नंबर के बारे में बात करें तो एटॉमिक नंबर हमेशा 6 ही रहेगा। लेकिन एक बार कार्बन का एटॉमिक मास 12 हो जाएगा, एक बार 13, एक बार 14 हो जाएगा। तो आई एम प्रीटी श्योर आइसोटोप का कॉन्सेप्ट तो मेरे बच्चे आप लोगों को रिकॉल हुआ है, इसको समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आइसोटोप्स की दिक्कत की वजह से ही दरअसल में एवरेज एटॉमिक मास जैसा कॉन्सेप्ट हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ा केमिस्ट्री के अंदर। क्यों करना पड़ा, देखो एक लॉजिक से समझो। जैसे मान लो मेरे पास एक कंटेनर में हाइड्रोजन गैस का एक सैंपल है। अब मेरे पास अगर हाइड्रोजन गैस का एक सैंपल मैंने नेचुरली कहीं से उठाया है तो मैं इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि इसमें सिर्फ हाइड्रोजन दरअसल में प्रोटियम वाला ही होगा। नेचुरली उठाया है तो भाई नेचुरली तो हाइड्रोजन का प्रोटियम वाला यानी नॉर्मल हाइड्रोजन भी आइसोटोप एग्जिस्ट करता है, ड्यूटेरियम वाला भी एग्जिस्ट करता है और ट्राइटियम वाला भी एग्जिस्ट करता है। तो मान लो इस एयर में से मैंने ऐसे थोड़ा सा हाइड्रोजन किसी तरह से निकालकर एक कंटेनर में भर दिया। अब अगर नेचुरली मैंने हाइड्रोजन को इस कंटेनर में भरा है तो नेचर में हाइड्रोजन प्रोटियम वाला भी मिलेगा, यानी वो वाला भी जिसका एटॉमिक मास 1 है, उसमें ड्यूटेरियम भी मिलेगा और ट्राइटियम भी मिलेगा। अब मान लो मैं इस सैंपल के साथ काम कर रहा हूं और मैंने पूछा यार इस सैंपल में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, तो हम ये नहीं बोल सकते इस सैंपल में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है। क्यों, क्योंकि भाई कोई बंदा ये बोल देगा जिसको केमिस्ट्री आती है, वो कहेगा अरे भाई इसमें तो ड्यूटेरियम भी है, उसका तो मास 2 होता है, तो तुम 1 क्यों बोल रहे हो, 2 बोल दो। कोई ऐसा बोलेगा कि नहीं इसमें ट्राइटियम है, 3 बोल दो। तो दरअसल में यहां पर क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स हमें एक ही जगह पर देखने को मिल रहे हैं, तो यहां पर डेफिनेटली कोई एक पर्टिकुलर एटॉमिक मास हम डिफाइन नहीं कर सकते जो इस सैंपल के लिए सही होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इन सब का एवरेज निकाल लेते हैं।
तो इन सबका एवरेज ही बोला जाएगा एवरेज एटॉमिक मास। तो अब बच्चे जब ये सोचते हैं कि अच्छा इनका एवरेज निकालना है, तो उनको एक फॉर्मूला याद आता है, एवरेज के लिए क्या करो, जितनी भी क्वांटिटीज है जिनका एवरेज निकालना उनको सम करो, डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी से। तो बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन के मास को ऐड कर देते हैं ड्यूटेरियम के मास में, ऐड कर देते हैं ट्राइटियम के मास में, और 3 से डिवाइड करके आंसर बता देते हैं 32516 डिवाइडेड बाई 3 और आंसर आता है 2। ऐसा अगर आप करने का सोच रहे हो तो मेरे बच्चे आप गलत सोच रहे हो, ये एवरेज एटॉमिक मास नहीं माना जाएगा। एवरेज एटॉमिक मास जब आइसोटोप के सैंपल का निकालना है तो आपने कभी ये नहीं करना होता कि आप जितने भी आइसोटोप दे रखे उनके मासेस को सम करके टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप्स के नंबर से आप डिवाइड कर दो। ये गड़बड़ हो जाएगा भाई। क्यों गड़बड़ हो जाएगा? क्योंकि अगर आप इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो आप अपनी तरफ से एक चीज मान ले रहे हो कि इस सैंपल में एक ही हाइड्रोजन 1 एटॉमिक मास वाला है, एक ही 2 मास वाला है और एक ही 3 मास वाला है। पर ऐसा नहीं है भाई। अगर नेचुरल सैंपल उठाओगे तो ये जो हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक मास 1 होता है ना, ये सबसे ज्यादा मिलता है। कि मान लो अगर आपने ऐसे हवा में से थोड़ी सी हाइड्रोजन कहीं से निकाल ली, तो जो हाइड्रोजन 1 मास वाला होगा ना, इसका अमाउंट सबसे ज्यादा रहेगा इन तीनों के कंपैरिजन में। हो सकता है ये हमारे पास टोटल 90 एटम्स हो, और ड्यूटेरियम जो है हो सकता है वो सिर्फ 8 एटम्स हो, और ट्राइटियम दरअसल में रेडियो एक्टिव होता है, अनस्टेबल होता है, तो बहुत ही कम मिलता है, ये मुश्किल से 2 एटम्स होगा। तो अगर हमने 100 एटम पकड़े थे तो उसमें से 90 एटम हो सकता है हाइड्रोजन 1 वाले हो, 8 एटम 2 वाले और 2 एटम 3 वाले हो। तो क्योंकि इनके नंबर ऑफ एटम डिफरेंट डिफरेंट है, तो उनकी वजह से जो इनके टोटल मासेस आएंगे वो भी तो अलग अलग आएंगे। तो यहां पर अगर टोटल मास आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? आप ऐसा सोचो, आपके पास 1 मास वाले 90 एटम है ना, 90 एटम। तो 1 ऐसे हाइड्रोजन जिनका मास 1 है और उनके अगर 90 एटम अवेलेबल है तो उनका टोटल मास कितना आएगा? तो नंबर ऑफ एटम्स इंटू एन करोगे ना, नंबर ऑफ एटम्स इंटू इसका एटॉमिक मास 1। तो टोटल मास हाइड्रोजन जो कि 1 एटॉमिक मास वाले हैं वो 90 आएंगे। फिर ऐसे ही आप टोटल मास ड्यूटेरियम का निकालोगे तो ड्यूटेरियम के क्योंकि 2 एटम है, सॉरी 8 एटम है, तो एक एटम का मास है 2, तो 8 एटम का मास कितना हो जाएगा? 16। तो हमारे पास फॉर्मूला कुछ ऐसा आएगा, 90 नंबर ऑफ एटम्स हमने लिए हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक मास 1 है, उसमें मल्टीप्लाई करा 1, तो हमें क्या मिला? टोटल वो मास जो सिर्फ हाइड्रोजन 1 की वजह से आ रहा है। ऐसे इसमें हम ऐड कर देंगे 8 हाइड्रोजन एटम जिनका मास 2 है, तो इसकी वजह से टोटल जो एटॉमिक मास 2 वाले हमारे पास हाइड्रोजन एटम है उनका टोटल मास आ जाएगा, प्लस लास्ट में क्या आ जाएगा? 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3। अब ये हमारे पास क्या आया? इस पूरे सैंपल में सारे जितने भी डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं उनका टोटल एटॉमिक मास। अब इसे डिवाइड करोगे आप टोटल नंबर ऑफ एटम से, टोटल नंबर ऑफ एटम इनका सम कर दो, 100 हो रहा है। अब ये आएगा एवरेज एटॉमिक मास। मतलब कुल मिला के कहानी ये है कि मेरे बच्चे, जैसे आप लोग ना क्लास 9-10 में स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा कि अगर किसी एक चीज की फ्रीक्वेंसी कई बार आती है तो उसका एवरेज लेने के लिए हम क्या करते हैं? फ्रीक्वेंसी और उस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब आपको याद आ रहा होगा, एवरेज या मीन निकालने का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था फ्रीक्वेंसी वाले फॉर्मूले में, सिग्मा fi इंटू xi अपॉन सिग्मा fi। fi का मतलब क्या है? वो चीज कितनी बार रिपीट हो रही है, और xi का मतलब है वो चीज कौन सी है। तो यहां पर हमारे पास एक हाइड्रोजन है जिसका मास 1 है, तो ये xi हो गया, और फ्रीक्वेंसी कितनी है? वो 90 बार आया है, तो fi हो गया 90। सिग्मा का मतलब क्या होता है कि बेसिकली में ये जितनी बार आ जाए आपको उतनी बार करना है। f1 इंटू x1 आएगा, फिर f2 इंटू x2 आएगा। मान लो सैंपल में 2 चीजें हैं तो 2 तक जाओगे, 3 है तो 3 तक जाओगे। सिग्मा fi का मतलब जितनी सारे एटम्स रिपीट हो रहे हैं, जितनी बार वो रिपीट हो रहे हैं उनको सम कर दो। याद आ रहा है ना? ये फॉर्मूला हम लोगों ने अप्लाई करा है, क्लास 10 में भी करा है, ठीक है। तो बस ऐसा ही कुछ हमें करना होता है। तो आप जो सिली मिस्टेक कर सकते हो, मैंने पहले ही बता दिया है कि आप सिली मिस्टेक ये कर सकते हो मेरे बच्चे कि आइसोटोप के सैंपल में कई बार बच्चे सीधे मासेस को, आइसोटोप के मासेस को ऐड करके टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप से डिवाइड करके आंसर निकालते हैं। ये एवरेज नहीं निकलेगा। आपको देखना पड़ेगा कौन से आइसोटोप के कितने एटम एक्चुअल में प्रेजेंट है, उससे निकलेगा एवरेज मास। तो ये फॉर्मूला मैंने यहां पर आपके सामने लिख दिया है। अच्छा, हो सकता है मेरी आवाज थोड़ी सी आपको दिक्कत दे आज, तो एक्चुअल में मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है जिसकी वजह से आवाज आपको थोड़ी कुछ अजीब सी साउंड हो सकती है, ठीक है। और बार बार मेरा काफी गला भी सूख रहा होगा, तो मैं लगातार पानी पीता रहूंगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा हो सकता है डिस्टर्बेंस हो। आराम से आज के लिए आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो एवरेज एटॉमिक मास अगर हमें निकालना है एक एलिमेंट का, तो उसका फॉर्मूला क्या निकलेगा? सिग्मा n इंटू मास ऑफ आइसोटोप, यानी जिस आप आइसोटोप के साथ काम कर रहे हो उसका मास, इंटू उसके कितने एटम है, डिवाइडेड बाय टोटल एटम्स। n क्या है? n है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ स्पेसिफिक आइसोटोप। एक पर्टिकुलर टाइप का आइसोटोप कितनी उसके कितने एटम दे रखे हैं वो n है।
और आपको उसी में मल्टीप्लाई करना है उस आइसोटोप के मास का। जैसे यहां पर हमने करा ना, n की जगह लिया 90 और हाइड्रोजन का मास कितना है उस केस में, या उस आइसोटोप का मास कितना है 1। सिग्मा का मतलब है आप आगे जाओगे तो एक और ऐड कर दो, फिर आपको क्या लेना है n का मतलब उस आइसोटोप का नंबर। तो अब अगला आइसोटोप हमारा ड्यूटेरियम है, तो उसका नंबर कितनी बार आया है 8 बार आया है, इनटू उस आइसोटोप का मास। तो इस आइसोटोप का मास कितना आया है 2 आया है। सिमिलरली फिर अगला हमारे पास जो आइसोटोप है वो है ट्राइटियम। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग सिग्मा जब ओपन करेंगे तो ऐसे सारी वैल्यूज ऐड करेंगे, तो अगला टर्म आ जाएगा फिर नंबर ऑफ ट्राइटियम एटम्स। तो ट्राइटियम एटम्स कितनी बार आए हैं 2 बार आए हैं, तो 2 इंटू जो ट्राइटियम का मास है वो हमने ले लिया 3 डिवाइडेड बाई 100, एवरेज एटॉमिक मास आ गया। आई होप आप लोग मेरी बात समझ रहे हो कि कैसे ये चीजें काम कर रही हैं। और अगर मेरी बात समझ में आ गई तो एक एग्जाम्पल से हम इसे और कंफर्म करने की कोशिश करेंगे कि आपको मेरी बात कितना अच्छे से पकड़ में आ गई है। ठीक है, तो देखो फटाफट अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मान लो हमारे पास आयरन के 3 आइसोटोप हैं, एक 56, एक 57 और एक 58। ये जो आइसोटोप है आयरन 56, अच्छा अगर इस तरह से कभी भी सिंबल लिखकर आता है, किसी भी एटम के आगे एक नंबर लिखा हुआ है, तो मोस्टली वो नंबर उसके मास को डिपिक्ट करता है। यानी ये आयरन का आइसोटोप है जिसका एटॉमिक मास 56 है, ये आयरन का ऐसा आइसोटोप है जिसका एटॉमिक मास 57 है, और ये आयरन का ऐसा आइसोटोप है जिसका एटॉमिक मास 58 है। मान लेते हैं एक सैंपल में, ठीक है, हमारे पास आयरन 56 के लेट्स से मोटा मोटी तौर पे ऐसे ले लेते हैं हम लोग, कितनी यूनिट्स ले लें, चलो 50 यूनिट्स ले लेते हैं, 50 एटम्स हैं। 57 वाले के 30 एटम्स हैं और 58 वाले के 20 एटम्स हैं। मैं आपसे कह रहा हूं इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से आप फाइंड करो एवरेज एटॉमिक मास। और ये क्योंकि हम आयरन के साथ काम कर रहे हैं तो आयरन का ही निकलेगा। तो मुझे उम्मीद है मेरे बच्चे आप बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, दिक्कत तो नहीं आएगी। तो हमें पता है एवरेज एटॉमिक मास, चाहो तो आप उसे ऐसे भी लिख सकते हो MAVG, मतलब आप एक तरह से क्या बता रहे हो एवरेज मास बता रहे हो, और एटॉमिक मास है तो M का मतलब हम ये मान ले रहे हैं एवरेज एटॉमिक मास है। उसका फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहला आइसोटोप है उसके नंबर ऑफ एटम में उसके मास को मल्टीप्लाई करेंगे। तो नंबर ऑफ एटम हुए 50, मास हुआ 56 प्लस, अब जैसे हम अगले आइसोटोप पर जाएंगे तो हम प्लस कर देंगे, क्योंकि सिग्मा साइन का मतलब होता है लगातार हर टर्म के बाद प्लस लगाते हुए जाना। तो फिर हम अगली बार क्या करेंगे, जो 30 एटम्स हैं 57 वाले उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे उन 30 एटम्स का टोटल मास आ जाएगा जो दरअसल में 57 मास एटॉमिक मास कंटेन कर रहे हैं आयरन के एटम। सिमिलरली उन एटम्स का टोटल मास जिनका मास 58 है, तो ऐसे 20 एटम है तो 20 इंटू 58 कर दे रहे हैं, और डिवाइड किससे करेंगे हम लोग, टोटल नंबर ऑफ एटम से। तो 50 प्लस 30 ये हो गया 80, 80 प्लस 20 ये हो गया 100। अच्छा एक बात बता दूं, ऐसा नहीं कि इन एटम्स को जोड़ने पर बार बार 100 ही आएगा, ये कुछ भी हो सकता है। मैंने तो 2 एग्जांपल लिए उनमें मोस्टली 100 आ गया, हर बार 100 ऐसा कोई गारंटी नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो आई एम प्रीटी मच श्योर अभी तो नंबर बचा है, कैलकुलेट तो आप कर ही लोगे, लिखना तो मैंने आपको बता ही दिया। तो इस तरह से हम लोग एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। लेकिन ये एवरेज एटॉमिक मास तभी काम करेगा जब आपको आइसोटोप्स के साथ साथ उस आइसोटोप के कितने एटम्स हैं ये इंफॉर्मेशन दे रखी हो। पर आपको एक बात बताता हूं मेरे बच्चे, ये चीज समझाने के लिए मैंने बस आपके लिए इस्तेमाल करी है, लेकिन ये हमारे लिए केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये इम्प्रैक्टिकल है। इम्प्रैक्टिकल क्यों है, क्योंकि जब हमारे पास एक सैंपल होगा ना, जैसे मान लो मैंने आपको पिछली बार हाइड्रोजन का एक सैंपल बताया था, तो जब आपके पास हाइड्रोजन बहुत कम अमाउंट में भी होगा ना, ठीक है, मतलब एग्जांपल के तौर पे इतनी बड़ी बोतल के अंदर, इतनी बड़ी सी बोतल में, मुश्किल से 750 ml की बोतल है, इस बोतल में अगर आप हाइड्रोजन गैस भर लोगे तो इस छोटी सी बोतल के अंदर भी हाइड्रोजन के करोड़ों अरबों खरबों एटम्स प्रेजेंट होंगे। और अगर करोड़ों अरबों खरबों एटम प्रेजेंट होंगे तो वहां पर आप इस तरह के नंबर को इस्तेमाल नहीं करोगे कि हाइड्रोजन 1 एटॉमिक मास वाला 90 एटम होगा। अरे नहीं भाई, इसके भी करोड़ों खरबों एटम होंगे, ड्यूटेरियम वाले के भी करोड़ों खरबों एटम होंगे, और ट्राइटियम वाले के अरे करोड़ों खरबों नहीं लेकिन लाखों सही तो होंगे। तो यानी इनके नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं इन रियल सिनेरियो। अब अगर रियल सिनेरियो में इनके नंबर ऑफ एटम बहुत ज्यादा आएंगे तो ये फॉर्मूला हमारे लिए अप्लाई करना थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने यहां पर इनके नंबर ऑफ एटम्स में एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला कन्वर्ट कर दिया है दरअसल में क्या नाम है, परसेंटेज के टर्म में। क्योंकि हम अगर ये बता दें कि एक सैंपल में हाइड्रोजन आइसोटोप जिसका मास 1 है,
उसके करोड़ों अरबों एटम की बजाय हम बता दें कि पूरे एटम का वो कितने परसेंट है, मतलब बोल दें कि पूरे एटम का वो 80% है, ये 20% है, ये 10% है, इस तरह से बता दें, तो परसेंटेज बताना हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट है। और हमने एक ऐसा फॉर्मूला बना रखा है जो सीधे परसेंटेज की इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर देगा एवरेज एटॉमिक मास में। तो हम लोग उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं प्रैक्टिकल सिचुएशन में। मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल केस में हमें एलिमेंट्स जिसका हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, हमें उसके किसी भी आइसोटोप का एक्चुअल नंबर नहीं गिवन होता है। क्वेश्चन में दिया है तो आप पिछला वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो, लेकिन इन रियल सिनेरियो कई बार हमें वहां पर आइसोटोप का परसेंटेज दिया होता है। तो फॉर्मूला क्या चलेगा, पिछले बस फॉर्मूले में क्या क्या चेंजेस आएंगे जरा नोटिस करना। अगर हमें नंबर ऑफ एटम दिए होते हैं तो हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं सिग्मा ऑफ नंबर ऑफ एटम ऑफ अ पर्टिकुलर आइसोटोप इनटू मास ऑफ दैट आइसोटोप डिवाइडेड बाय जितने टोटल एटम है। यहां पर नोटिस करो डिवाइड में टोटल एटम लिखे हुए, ठीक है। जैसे इस केस में हमें दे रखे थे, इन सारे एटम को जोड़ा 100 आ गया था। आप हो सकता है यहां पर 50 की बजाय 100 एटम होते, यहां 200 होते, यहां 300 होते, तो इन सबको ऐड करते तो कुछ और ही नंबर आता, 500 600 कुछ भी आ जाता। तो डिवाइड में आपको क्या लेना है, टोटल नंबर ऑफ एटम। बस इस एग्जांपल में 100 आ गया था, हर बार 100 है ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जब हम परसेंटेज का आइडिया अगर हमें दे रखा है और उसकी हेल्प से एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा परसेंटेज ऑफ अ स्पेसिफिक आइसोटोप, जिस आइसोटोप के आप साथ काम कर रहे हो उसका सैंपल में कितना परसेंटेज दिया है वो ले लो, और परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर दो उस आइसोटोप के मास से, और ऐसा आप उस सैंपल में जितने भी आइसोटोप दे रखे हैं सबके साथ करो, डिवाइड बाय 100 करो। अच्छा यहां पर नोटिस करना जो टोटल क्वांटिटी है वो टोटल एटम नहीं है, वो 100 है, क्योंकि दरअसल में टोटल परसेंटेज कभी भी आप सम करोगे तो वो 100 आएगा, या परसेंटेज के लिए होल क्वांटिटी हमेशा 100 आती है, तो यहां पर टोटल परसेंटेज 100 आ रहा है, इसीलिए वहां यहां पर ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। तो हम इस तरह से इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके एवरेज एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं, बशर्ते हमें उसके आइसोटोप्स परसेंटेज में गिवन हो। ये ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा हमारे लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, ये डेटा है कि जो नेचुरली अब हमें क्लोरीन मिलता है, तो क्लोरीन के दो नेचुरल आइसोटोप बड़े हमें कॉमनली देखने को मिलते हैं। एक क्लोरीन मिलता है जिसका एटॉमिक मास 35 है, और एक क्लोरीन मिलता है जिसका एटॉमिक मास 37 है। नेचर में, मैं नेचर की बात कर रहा हूं, मतलब एक तरह से लगभग लगभग मैं पूरी अर्थ पर बहुत सारी क्लोरीन अवेलेबल है। अब इस बहुत सारी क्लोरीन में अगर हम इन दोनों का परसेंटेज देखें तो क्लोरीन 35 वाला ऑलमोस्ट मिलता है 75% और 37 वाला मिलता है 25%। अब इंटरेस्टिंग बात समझना, यहां पर डेटा परसेंटेज में दिया है, यहां पर डेटा नंबर ऑफ एटम्स में नहीं दिया है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, जो नेचुरली अक्रिंग क्लोरीन होता है, यानी अर्थ में जितना भी क्लोरीन है, ठीक है, वो तो यार कितने एटम्स होंगे, करोड़ों अरबों खरबों खरबों एटम्स होंगे, तो आपको उन एटम्स का नंबर बताना बड़ा इनकन्वीनियंट हो जाएगा। तो हमने उसके नंबर के बताने के बजाय क्या बता दिया कि वो जितने भी एटम्स हैं उसमें से 75% 35 वाले आइसोटोप है और 25% 37 वाले आइसोटोप है। इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं परसेंटेज में, ताकि ये जो बहुत बड़ा सा वैल्यू आने वाला था ये छोटा सा वैल्यू कन्वर्ट हो जाए परसेंटेज में। अब इस परसेंटेज के इंफॉर्मेशन से हम निकालेंगे इनका एवरेज एटॉमिक मास, क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास। अच्छा, क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास बताने से पहले एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको और ऑब्जर्व कराना चाहूंगा। अगर आपको याद हो, क्लोरीन का जो आप लोग मास याद करते हो वो 35.5 याद करते हो, और नोटिस करो कि इन दोनों में से कोई भी क्लोरीन ऐसा नहीं है जिसका मास 35.5 हो, तो आप क्यों 35.5 रखते थे? कहने का मतलब यह है कि ऐसा कोई क्लोरीन एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसका मास 35.5 हो, या तो क्लोरीन 35 वाला होगा या 37 वाला होगा, हम ये 35.5 क्यों रखते हैं? तो आई एम प्रीटी श्योर अब आपका दिमाग चल रहा होगा और समझ गए होगे कि आप दरअसल में एवरेज एटॉमिक मास निकालते हो इन दोनों का, वो आता है 35.5, जैसे आप सारी कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हो। करें इसको, बन जाएगा बड़े आराम से। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालना तो फॉर्मूला क्या होगा, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन जो 35 आइसोटोप वाला है, तो वो हमारे पास पहली बार कितना है, 35 वाला आइसोटोप कितना है, 75% है। अच्छा, जो परसेंटेज दे रखा है बस वैल्यू लिखनी है, आप ये मत करना, कई बच्चे मैंने देखा ऐसा करते हैं 25% लिखते हैं और उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं क्लोरीन के मास से, फिर वो उनको याद आता है जूनियर क्लासेस में उन्होंने पढ़ा होता है कि परसेंटेज का साइन हटाओगे तो अपॉन में 100 आएगा। मेरे बच्चे, वो 100 ऑलरेडी फॉर्मूले में लगा हुआ, तो आपको इसका मतलब है ये परसेंटेज लिखने की जरूरत नहीं, बस न्यूमेरिकल वैल्यू लिखने की जरूरत है, तो आप ऐसे ले लो।
तो परसेंटेज वैल्यू ऑफ क्लोरीन 35 जो कि 75 है इनटू उसका एटॉमिक मास। अब सिग्मा लगा है, यानी जैसे हम अगले आइसोटोप पे जाएंगे तो हम उसे ऐड कर देंगे सेम फॉर्मूले को। अब ऐड कैसे करोगे, तो हमारा अगला जो आइसोटोप है वो 37 वाला, उसका मास कितना है 25, तो ये आ जाएगा सॉरी परसेंटेज उसका कितना अवेलेबल है 25 इनटू साथ में क्या ले लो 37 डिवाइड में ले लो आप 100। लेट मी टेल यू, इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करने पर आपको अप्रोक्सीमेट आंसर 35.5 भी मिलेगा। तो ये हमारे क्लोरीन एटम का एवरेज एटॉमिक मास आ गया। तो ये कहानी होती है एवरेज एटॉमिक मास की। नंबर ऑफ एटम दिए हैं तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना अगर आइसोटोप के नंबर ऑफ एटम दिए हैं, बट अगर परसेंटेज दिया है तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। दोनों फॉर्मूले में मेन फर्क क्या है, न्यूमरेटर में परसेंटेज वाले में हमें परसेंटेज वैल्यू किसी आइसोटोप की कितनी है उसे मल्टीप्लाई करना उसके मास से और डिवाइड करना है 100 से, और यहां पर क्या रहेगा, जो उसके नंबर ऑफ एटम्स है उन्हें आपको मल्टीप्लाई करना है मास ऑफ आइसोटोप से, और डिवाइड में टोटल एटम्स आएंगे डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स के सम। आई होप ये आइडिया पकड़ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। तो एवरेज एटॉमिक मास के साथ सब लोग कंफर्टेबल हो। और एक चीज कई बार आपके स्कूल एग्जाम में थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती है और ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है स्कूल एग्जाम में कि मोस्टली जो मास नंबर होता है वो तो एक इंटीजर होता है। जैसे आप कार्बन का मास नंबर बताओ तो कार्बन का मास नंबर आप मोस्टली क्या बताते हो, अगर कार्बन का आइसोटोप 12 वाला ले रहे हो तो आप 12 बताते हो भाई। अगर कार्बन आपने ये सिंबल लिया तो उसका मास नंबर 12 आएगा। अगर आपने कार्बन ये लिया तो उसका मास नंबर 13 आएगा। अगर आपने नाइट्रोजन ये लिया तो इसका मास नंबर 14 आएगा। अगर आपने नाइट्रोजन ये लिया तो इसका मास नंबर 15 आएगा। ऐसे अगर आपने क्लोरीन लिया तो इसका मास नंबर 35 आएगा। तो क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है कि मास नंबर इंटीजर में होते हैं, देखो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मास नंबर दरअसल में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम है। भाई फॉर्मूला तो यही होता है मास नंबर का, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमेशा इंटीजर में आएंगे, तो उनका सम भी हमेशा इंटीजर में ही आएगा। तो क्वेश्चन कई बार आपके स्कूल एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है यार मास नंबर तो मोस्टली एटम्स के इंटीजर होते हैं, तो क्लोरीन जैसे एटम का जो एटॉमिक मास है वो डेसिमल में कैसे आ जाता है। तो आप इसके पीछे रीजन ये बताओगे कि हम जब क्लोरीन जैसे एटम का एटॉमिक मास निकालते हैं तो हम मोस्टली काम करते हैं दरअसल में एवरेज एटॉमिक मास के साथ जो नेचर में उसके अबंडेंस के साथ अवेलेबल है, क्योंकि नेचर में उसके कई सारे डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स अवेलेबल होंगे। तो इसीलिए अपनी कैलकुलेशंस को सुधारने के लिए या सही करने के लिए हम एवरेज एटॉमिक मास के साथ काम करते हैं। और एवरेज लोगे तो कई बार आपको चीजें ऐड करके डिवाइड करनी पड़ेंगी, और डिवाइड करोगे तो आंसर डेसिमल में आ सकते हैं। तो इस तरह से आप बता दोगे कि आंसर डेसिमल में आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली स्कूल एग्जाम्स में पूछा जाता है, और सिर्फ स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए सुनना जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपको इसका मैथमेटिकल आइडिया भी तो पता चले कि एवरेज निकाल क्यों रहे। आई एम प्रीटी मच श्योर ये आइडिया पकड़ में आ गया। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। अब देखो परसेंटेज कॉम्पोजिशन का आइडिया समझना भी बड़ा आसान है। जिन बच्चों को क्लास 5th 6th से परसेंटेज निकालना आता है उनके लिए परसेंटेज कॉम्पोजिशन कोई भी मुश्किल आपके लिए चीज नहीं रहेगी। बहुत सिंपल सा आइडिया है दरअसल में परसेंटेज कॉम्पोजिशन का। देखो परसेंटेज कॉम्पोजिशन जब हम इस्तेमाल करते हैं वो हम मोस्टली कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट जितने भी एटम्स हैं उनके मास को परसेंटेज में बताकर करते हैं। भाई कोई भी कंपाउंड जब बनता है तो वो दरअसल में बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स को कंबाइन करके बनेगा। जैसे वाटर है तो वाटर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन को कंबाइन करके बनेगा, तो इस वाटर का जो भी मास होगा वो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन की हेल्प से आएगा। ऐसे अगर आप मान लो अमोनिया बनाओगे तो अमोनिया का जो भी मास आएगा वो 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन के मास का सम आएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कंपाउंड एक तरह की खिचड़ी मान लो आप, जैसे खिचड़ी दाल और चावल को मिलाकर बनती है, कंपाउंड अलग अलग एटम को मिलाकर बनते हैं। तो अगर मैं खिचड़ी का एग्जांपल लूं और आपसे ये पूछूं कि मेरे बच्चे एक बात बताओ, अगर मैंने खिचड़ी बनाने के लिए 200 ग्राम दाल ली है और 300 ग्राम चावल लिए, तो आप मेरे को बताओ उस खिचड़ी में परसेंटेज ऑफ दाल कितना होगा। तो आप इसे कैसे निकालोगे, बड़ा सिंपल है ना। आपको परसेंटेज ऑफ दाल मैंने पूछा है तो आप दाल का अमाउंट न्यूमरेटर में लिखोगे डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट तो इन दोनों को सम करके बनेगा क्योंकि इन दोनों ही चीजों को मिलाकर खिचड़ी बनी है। तो टोटल अमाउंट यहाँ पे 500 आ रहा है, लेकिन ये तो फ्रैक्शन है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इस फ्रैक्शन को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और बाकी आप इसको सॉल्व कर लेना। 5 से 4 दाल है तो राइस जो होगा वो अपने आप क्या हो जाएगा, या तो आप ऐसे निकाल लो 300 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100,
क्या सीधे बोल दो यार दाल और चावल का जो परसेंटेज का सम आना चाहिए वो 100 आना चाहिए, क्योंकि इन्हीं दोनों को जोड़कर खिचड़ी बन रही है। तो इसका मतलब है अगर 40% दाल आ रहा है तो 100 में से जो चीज माइनस होगी वो अपने आप राइस होगा, तो आंसर निकालो 60% आ जाएगा। तो ऐसे ही जैसे आपने दाल और चावल के साथ खिचड़ी के साथ काम कर लिया, ऐसे ही काम आपको कंपाउंड के साथ करना है। मान लो कंपाउंड खिचड़ी है, और अगर वो खिचड़ी है उसके अंदर आपको प्रेजेंट अलग अलग कंपोनेंट का परसेंटेज निकालना, तो फॉर्मूला क्या होगा, आप जिस भी एटम का परसेंटेज निकालोगे उसका मास उस कंपाउंड में डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ये हमारा उस पर्टिकुलर एटम का या उस पर्टिकुलर एलिमेंट का परसेंटेज बन जाएगा उस कंपाउंड के अंदर। ठीक है, तो कभी भी परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बारे में अगर बात करनी होती है तो हम एक्चुअल में ये बताते हैं कि एक कंपाउंड जो कि अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना है, उन एलिमेंट्स का मास परसेंटेज कितना है उस कंपाउंड के अंदर। और इसलिए ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे कि परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट इन दैट कंपाउंड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, उस एलिमेंट के कितने नंबर ऑफ एटम है कंपाउंड में, इनटू उस एलिमेंट का कितना एटॉमिक मास है डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100%। इससे हमें निकलेगा परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं करना चाहूं, अगर मैं आपको बताऊं, जैसे वाटर के लिए लेते हैं, मान लो मैंने आपसे कहा कि फाइंड करो परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर, तो आप कैसे करोगे? तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर का मतलब है वाटर में जितनी भी एलिमेंट्स हैं उनका आप मास परसेंट बताओ। तो वाटर में दो एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन तो हम उसका परसेंटेज बताएंगे, एक ऑक्सीजन उसका परसेंटेज बताएंगे। फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स, अगर हम हाइड्रोजन के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर तो वो 2 हैं, इनटू हाइड्रोजन के एलिमेंट का मास, तो हाइड्रोजन का एलिमेंट का एटॉमिक मास 1 होता है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड यानी वाटर का कंपाउंड। तो वाटर का मास कितना हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन की वजह से 2 आएगा, एक ऑक्सीजन की वजह से 16 आएगा, तो 2 + 16 18 हो जाएगा। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आप ये सॉल्व कर लोगे बड़े आराम से। ऐसी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, तो ऑक्सीजन का मास 16 डिवाइडेड बाई 18 इंटू इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देना, ऑक्सीजन का परसेंटेज आ जाएगा। अब मैं इतना मान रहा हूं कि ये नंबर तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से आपको जब कभी भी परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताना होता है, तो आप जिस कंपाउंड का परसेंटेज कॉम्पोजिशन बता रहे हो, आपको उसके अंदर प्रेजेंट हर एटम का मास परसेंट बेसिकली में बताना होता है, और हर एटम का, और इन सारे एटम्स के परसेंटेज को जब सम करोगे तो टोटल 100% आना चाहिए। आई एम प्रीटी मच श्योर आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो अब इस चीज पर कमांड करने के लिए क्वेश्चन हम खुद करते हैं। क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, फाइंड परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यूरिया। यूरिया में प्रेजेंट सारे एलिमेंट्स का आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताना है। अब यूरिया का एटॉमिक मास कितना अब यूरिया क्या होता है, अगर कोई किसी को नहीं याद है तो यूरिया का केमिकल फॉर्मूला होता है NH2CONH2। इसमें नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 AMU आएगा, जिसे यू भी आप बोल सकते हो, कार्बन का 12 आएगा, ऑक्सीजन का 16 आ जाएगा, हाइड्रोजन का 1 आ जाएगा। अच्छा, यूरिया के साथ खास बात क्या है कि यूरिया दरअसल में लैब में बना हुआ पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि यूरिया से पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लैब में बना ही नहीं पाते थे। हमें ऐसा लगता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही बन सकते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल, आपको एक बात बताता हूं, फॉर्मिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है HCOH, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। फॉर्मिक एसिड अगर हमें पुराने जमानों में बनाना होता था तो हमें उसका कोई केमिकल प्रोसेस नहीं पता था। हम क्या करते थे, बहुत सारी रेड आंट्स को पकड़ते थे, लाल चींटी पकड़ते थे, क्योंकि उसके स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है, तो हम लोग उनको क्रश कर देते थे और उससे जो लिक्विड निकलता था उसको फिल्टर कर लेते थे, वो फॉर्मिक एसिड होता था। तो इस तरह से हम दरअसल में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया करते थे पहले, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो मिलते थे, तो हमें लगता था लिविंग ऑर्गेनिज्म ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। लेकिन ये मिथ तब टूटा जब हमने पहली बार लैब में दरअसल में यूरिया बना लिया। फिर उसके बाद तो ऐसी झड़ी लग गई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने की कि इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने बना डाले कि एक पूरी अलग ब्रांच बनानी पड़ गई केमिस्ट्री की उसके लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यूरिया के अंदर आपको जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनका परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताना है, यानी मतलब आपको मेरे बच्चे पता नहीं मेरे मुंह से क्या निकल गया, मेरे बच्चे परसेंटेज नाइट्रोजन आपको निकालना है, परसेंटेज ऑक्सीजन निकालना है। सिमिलरली अगर हम जाएं तो परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है। तो इन सबका परसेंटेज आपको निकालना है। मैं एक बार स्क्रीन से हट रहा हूं, आप इसको एक मिनट फटाफट सॉल्व कर लो, जल्दी से देखो क्या आ रहा है।
तो मुझे उम्मीद है ये आइडिया तो याद आ गया होगा। ठीक है भाई, परसेंटेज नाइट्रोजन का निकालना, तो हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोजन का टोटल मास निकालें यूरिया में। तो 2 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 14 डिवाइडेड बाय यूरिया का टोटल मास। तो यूरिया का टोटल मास मेरे को याद है, आप निकालोगे तो देखना 60 आ जाएगा। कैसे निकालोगे, 2 नाइट्रोजन का मास 28, 4 हाइड्रोजन का मास 4, एक कार्बन का मास 12, एक ऑक्सीजन का मास 16, 16 12 28 28 एंड 28 56 56 प्लस 4 60। तो डिवाइड करोगे 60 से इंटू 100%, तो ये नाइट्रोजन का परसेंटेज आ जाएगा। ऑक्सीजन का निकालना है, तो एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100। ऐसी परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है, तो इसका परसेंटेज क्या आ जाएगा, इसका परसेंटेज आ जाएगा कार्बन का। तो कार्बन एक ही एटम हमारे पास प्रेजेंट है यूरिया में, तो कार्बन का मास 12 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100। ऐसे हाइड्रोजन निकालोगे तो 4 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100। आई एम वेरी मच श्योर ये तो आपने कर लिया होगा। यहां तक अगर पहुंच गए हो तो इसका मतलब है नंबर तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे। मैं नंबर्स पे इतना फोकस नहीं करना चाह रहा अभी, हालांकि उसे करना चाहिए क्योंकि कई बार तो हमसे कैलकुलेशन मिस्टेक ही हो जाती है, सिली मिस्टेक हो जाती है। तो बहुत पेशेंस के साथ सॉल्व करके फाइनल आंसर तक निकालना। तो मुझे उम्मीद है निकाल तो बड़े आराम से लोगे आप। ठीक है, अब एक्चुअल में पता है ये क्वेश्चन मेरे लिए भी थोड़ा सा खास है। बड़ा क्यों खास है, क्योंकि दरअसल में ना मैं डिग्री से केमिकल इंजीनियर हूँ, मैंने केमिकल इंजीनियरिंग करा हुआ है। तो अब जब आप इंजीनियरिंग करते हो तो आपको ना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे जाना होता है। तो मैं अपने 3rd ईयर में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में गया हुआ था, और एक यूरिया प्लांट, मतलब यूरिया एक बहुत बड़ी कंपनी है, यूरिया बनाती है। ठीक है, तो उस कंपनी में मैंने दरअसल में ट्रेनिंग करी थी, यूरिया बनाती थी। तो जब हमारा फिर लास्ट, मतलब जब हमें अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है कि हमने क्या क्या सीखा है, और फिर एक फाइनल इंटरव्यू होता है ताकि हमें ग्रेड मिल सके कि हमने कितना सीखा है। तो मेरे जो चीफ इंजीनियर थे उन्होंने बस मेरे से इतना क्वेश्चन पूछा था कि, मतलब काफी सारे क्वेश्चन पूछने के बाद उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा कि काम कर लास्ट में ये बता दे, क्योंकि यूरिया कंपनी बनाती थी, तो यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है। एक ये क्वेश्चन आया था मेरे पास, और उस टाइम पे उन्होंने जब ऐसे पूछा, मैं बड़ा नर्वस हो गया कि यार ये मेरे से पूछ क्या रहे हैं, ऐसा क्या, मतलब परसेंटेज नाइट्रोजन, मुझे लग रहा है कि यार ये मेरा असेसमेंट हो रहा है, और ऐसा क्वेश्चन। तो मुझे लगा, मुझे फॉर्मूला याद आ रहा था कि ऐसे निकालना है, लेकिन मैं डर गया कि यार ऐसे ही निकालना है क्या सही में। मतलब मैं इतना नर्वस हो गया था, जब भी क्वेश्चन इतना आसान था, तो मुझे लग रहा था कि यार वाकई में इतना आसान क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है क्या। तो इसलिए हाँ भाई, आसान क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कई बार, तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर रहना होता है। तो मैं उस टाइम में नर्वस होने लगा था, और मैं फिर गड़बड़ सड़बड़ आंसर देने लगा था। तब तक मैंने फिर अपने को कंट्रोल करा और तुरंत बताया, अरे नहीं सर मेरे को पेन पेपर दीजिए, मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो मैंने पेन पेपर लिया उनसे और कैलकुलेट करके बताया नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा भी होता है कि कई बार आपके पास, जैसे कई बच्चे सोचते हैं ना कि जेई में यार सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चन ही आते हैं, इसलिए जेई बहुत डिफिकल्ट है, लोग नहीं कर पाते, ऐसा वैसा। नहीं भाई, आसान क्वेश्चन भी आते हैं उसमें, और कई ऐसे बच्चे होते हैं जो आसान क्वेश्चन भी नहीं कर पाते। सिर्फ अगर आप उसके आसान क्वेश्चन भी बना लोगे तो आसानी से कट ऑफ क्रॉस कर ले जाओगे आप। ठीक है, और क्योंकि हमने ऐसा हुआ बना लिया होता है जेई का कि यार जेई नीट इतना डिफिकल्ट है, कैसे होगा कैसे होगा, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, होंगे नहीं पाएंगे। इस चक्कर में आसान क्वेश्चन में हमसे नहीं हो पाते, जैसा मेरे साथ हो रहा था। तो उसी टाइम पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, पेशेंस रखना है, और अपना पूरा फोकस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर ले जाना है। अगर आपने चीजें पढ़ी है तो डेफिनेटली आप उसे आराम से सॉल्व कर लोगे। क्योंकि मैं अपने सारे बच्चों को एक एडवाइस करता हूं जो आपको बहुत हेल्प कर सकती है, और वो ये कि जेई में या नीट में कोई भी अगर क्वेश्चन आए, आपके स्कूल एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, सारे क्वेश्चन आपके पढ़े हुए कॉन्सेप्ट से ही आएंगे। कोई इक्का दुक्का की बात अलग होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके पढ़े हुए कॉन्सेप्ट से आएंगे। तो जब भी कोई क्वेश्चन आए तो बस अपने उन्हें पढ़े हुए कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रिकॉल करने की कोशिश करो। ट्रस्ट मी, आपका दिमाग आपकी हेल्प करेगा। अगर आप रैंडमली कोई थॉट डालने की कोशिश करोगे, अच्छा ये कर दे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। सॉल्व वो आपके पढ़े हुए कॉन्सेप्ट से ही होगा। ठीक है, तो आई गेस यूरिया का परसेंटेज कॉम्पोजिशन आप निकाल लोगे बड़े आराम से। ठीक है, मोटा मोटी तौर पे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अगर मैं मान लो आपसे कहूंगी परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालो ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ग्लूकोज, ये C6H12O6 मैं आपको बता दे रहा हूँ, ग्लूकोज दिया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है बड़े आराम से कर लोगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसको भी। भाई परसेंटेज कार्बन का अगर निकालना है तो सबसे पहले ग्लूकोज का मास निकालते हैं। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन के आइटम है, तो कार्बन आइटम का टोटल मास 6 इंटू 12 आएगा। 12 हाइड्रोजन का आइटम है, तो 12 इंटू हाइड्रोजन का मास 12 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 6 ऑक्सीजन आइटम है, तो ऑक्सीजन का टोटल मास 6 इंटू 16 हो जाएगा। तो हमारा सम कितना आ जाएगा, 12 6 जा 72, 12 प्लस 16 6 जा 96। तो 6 to 8, 8 to 10, 9 1 10, 10 7 17, कैरी हुआ 1 8, 180। हालांकि मुझे याद था, मैंने आपके लिए निकाल दिया बस।
कि जो मॉलिक्यूलर मास आने वाला है ग्लूकोज का वो आने वाला है 180। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर निकालेंगे तो कार्बन का मास कितना आ रहा है, ये 72 आ रहा है डिवाइडेड बाय 180। अब जल्दबाजी में इतना ही मत लिख देना क्योंकि ये तो फ्रैक्शन है, इसे परसेंटेज बनाने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे। सिमिलरली मेरे बच्चे अगर मैं पेन का कलर चेंज करके अब हाइड्रोजन का परसेंटेज लिखो हो जाएगा हाइड्रोजन का मास डिवाइडेड बाय ग्लूकोज का टोटल मास इनटू 100%। मैं यार ये कैलकुलेशन थोड़ी सी छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझे देखो आप पे भरोसा है यार इतना कि ये कैलकुलेशन तो आप आराम से कर लोगे। अगर इससे कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होती तो मैं शायद आपकी हेल्प जरूर करता। बस यहाँ पर पेशेंस रख के कैलकुलेट करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं निकालू परसेंटेज लास्ट में ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का मास इस पूरे ग्लूकोज कंपाउंड में है 96। तो हम 96 को डिवाइड कर देंगे दरअसल में 180 से, और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना, दिस विल बी योर आंसर। या फिर आप एक दूसरा काम भी कर सकते थे, कार्बन का जो परसेंटेज आया होगा, हाइड्रोजन का जो परसेंटेज आया होगा, आप इन दोनों का सम कर दो और ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालने के लिए 100 में से उसको माइनस कर दो। मान लो ये आया 50%, ये आया 20%, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं। तो ये दोनों टोटल में कितना बने, 70% बने ना, 50 + 20 70। तो आप 100 में से 70 माइनस कर दो तो बचा हुआ चीज ऑक्सीजन होगा, क्योंकि भाई एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में सिर्फ यही तीन चीजें हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो दो के परसेंटेज को अगर आपने निकाल लिया तो तीसरे का परसेंटेज 100 माइनस उन दोनों के सम के बराबर होगा, क्योंकि इन तीनों का परसेंटेज ओवरऑल 100 ही आने वाला था। तो आई एम श्योर एक कंपाउंड का परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना आपको आ गया है। एक कंपाउंड का परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब आ जाते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला दरअसल में हमारी केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और क्यों इंपॉर्टेंट होता है उसके बारे में अगर बात करें तो एक एम्पेरिकल फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड में उसके अंदर प्रेजेंट सब्सटेंस के स्मॉलेस्ट इंटीजर को शो करता है। इसका मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम सबको पता है C6H12O6, पर अगर आप जरा गौर करो तो ये जितने भी सबस्क्रिप्ट लिखी हुई हैं, कार्बन के नीचे 6, हाइड्रोजन के नीचे 12, O के नीचे 6, तो ये 6, 12 और 6 का एक हाईएस्ट कॉमन डिविजर भी है, वो की है जो कि है 6। भाई 6 से ये 6 डिवाइड कर सकते हो, 12 को 6 से डिवाइड कर सकते हो, 6 को भी 6 से डिवाइड कर सकते हो। तो इन सबका एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 6। तो अगर मैं इन तीनों नंबर्स को इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दूं तो ये तीनों नंबर अपने सिंपलेस्ट या स्मॉलेस्ट इंटीजर में आ जाएंगे। और जब एक फॉर्मूले में आने वाले एलिमेंट्स का सब स्क्रिप्ट का नंबर उनके स्मॉलेस्ट इंटीजर में लिखते हो तो कंपाउंड अपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कन्वर्ट हो जाता है एम्पेरिकल फॉर्मूला में। यानी अगर मैं ग्लूकोज का आपसे कहूं कि एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो तो ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला कुछ ऐसा आ जाएगा। तो अभी आप ये समझो कि एम्पेरिकल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, क्योंकि आपका दिमाग ना अभी बहुत तेजी से आपके दिमाग में घंटियां बजा रहा होगा कि यार कर क्यों रहे हैं ऐसा, क्यों हो रहा है ऐसा। तो अभी आपको उसका मतलब समझ में आ जाएगा कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर ये आ रहा है और एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है तो हम ये जो नंबर्स दिए हुए हैं सबस्क्रिप्ट में इनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से इन सारे नंबर को डिवाइड कर देंगे। तो 6, 12, 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 आएगा। ठीक है, तो 6 से इसको डिवाइड करोगे 1 बचेगा, हाइड्रोजन के नंबर को डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा, ऑक्सीजन को डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा। तो ये आ गया ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला। पहले तो आप ये सीखो एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखा कैसे जाता है। तो कोई भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर दे रखा है उसके नीचे जो सबस्क्रिप्ट में नंबर लिखे हैं इनके हाईएस्ट कॉमन डिविजर, भाई 6, 12, 6 का आप वो नंबर सोचो जो सबसे बड़ा हो और तीनों को डिवाइड कर दे। देखो ये तीनों नंबर 1 से भी डिवाइड हो जाएंगे, ये तीनों नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाएंगे, ये तीनों नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाएंगे, ये तीनों नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएंगे। अब 6 से बड़ा कोई नंबर इन तीनों को डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो 6 वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों को एक साथ डिवाइड कर सकता है। तो 6 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से जब इन सारे सबस्क्रिप्ट के नंबर को डिवाइड करोगे तो उसी कंपाउंड का आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा। यानी इन सिंपल वर्ड्स एम्पेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो में जब आप किसी भी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट एटम्स को लिख देते हो तब बनता है। अब इसे बनाते क्यों, एम्पेरिकल फॉर्मूला का काम क्या है? तो दरअसल में एम्पेरिकल फॉर्मूला का काम है इस थर्ड पॉइंट से जुड़ा हुआ। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखो। थर्ड पॉइंट मेरे बच्चे बोल रहा है कि अगर किसी कंपाउंड का हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन पता है तो उस परसेंटेज कॉम्पोजिशन की हेल्प से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला।
अब अगर हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन किसी तरह से किसी भी कंपाउंड का मिल जाए तो हम उससे डायरेक्ट निकाल लेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला, और एम्पिरिकल फॉर्मूला से निकल सकता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा, ये होता कैसे उसके बारे में एक बात बता दूं। जैसे इमेजिन करो आप केमिस्ट्री लैब में बैठे हो और आपके केमिस्ट्री टीचर आके आपके हाथ में एक पुड़िया दे देते हैं। उस पुड़िया को आप खोलते हो, देखते हो सफेद कलर का कोई कंपाउंड है, और वो टीचर बस आपसे इतना पूछ लेते हैं कि मेरे बच्चे आप बताओ इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। अब सफेद कलर का कंपाउंड देख के आप उसका फॉर्मूला थोड़ी बता सकते हो, क्योंकि उसके ऊपर लिखा थोड़ी होता है, एटम के ऊपर उसके अंदर कौन कौन से एटम है, कितने प्रेजेंट है, वो थोड़ी लिखे होते हैं। तो अगर ऐसा कोई आपको अननोन कंपाउंड दे दिया गया और आपसे पूछ लिया गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, तो इसे हमें सिस्टमैटिकली दरअसल में फाइंड आउट करना होता है। सिस्टमैटिकली कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेट मी टेल यू। दरअसल में अगर मान लो हमारे पास कोई भी अननोन कंपाउंड है, अननोन मतलब हमें ये नहीं पता उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है, उसके अंदर कौन से एटम प्रेजेंट हैं, कितना उसका परसेंटेज प्रेजेंट है, ये नहीं पता है, तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट करके दो चीजें पता करते हैं, या इस अननोन कंपाउंड के ऊपर दो बड़े कॉमन टेस्ट करते हैं। एक को बोलोगे आप क्वालिटेटिव टेस्ट यानी क्वालिटेटिव एनालिसिस, और एक को बोलोगे आप मेरे बच्चे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मतलब ये अलग अलग सेट टेस्ट होते हैं। दरअसल में आप इसी मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ोगे क्लास 11 में, तो इसी केमिस्ट्री में आपको एक 9th चैप्टर में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये दोनों चीजें पढ़ने को मिलेंगी कि आपके पास अगर एक अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो आप उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस करोगे, एक बार क्वांटिटेटिव एनालिसिस करोगे। क्वालिटेटिव एनालिसिस जब अननोन कंपाउंड का करते हो तो ये फिक्स तरह के टेस्ट होते हैं कि आप ये टेस्ट करो, ये टेस्ट करो, ये टेस्ट ये बताएगा, ये टेस्ट ये बताएगा। अगर एक टाइप का टेस्ट करोगे तो बताएगा इसके अंदर नाइट्रोजन है, दूसरी टाइप का टेस्ट अगर करोगे तो पता चलेगा सल्फर है, तीसरी टाइप का टेस्ट करोगे तो पता चलेगा कार्बन है। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस हमें यह बताता है कि उस अननोन कंपाउंड में एलिमेंट्स कौन से प्रेजेंट है, तभी इसे क्वालिटेटिव टेस्ट बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्वालिटी बता रहा है। क्वालिटी कैसे बताएगा, एलिमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट है इन अननोन कंपाउंड। ठीक है, अननोन कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है वो पता चलेगा, लेकिन इन एलिमेंट्स का परसेंटेज कितना प्रेजेंट है वो बताता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इन अननोन कंपाउंड, तो एक अननोन कंपाउंड में कितना परसेंटेज ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है वो पता चलेगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटी का मतलब एनालिसिस करके। तो आपको ये दोनों चीजें करके पता चल जाएगा एक एलिमेंट में कितना, एक कंपाउंड में, एक अननोन कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। और जब क्वांटिटेटिव एनालिसिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा वो एलिमेंट कितने परसेंटेज में है। तो बेसिकली में परसेंटेज कॉम्पोजिशन मिल जाएगा। तो यानी अब आपके टीचर ने अगर आपको वो सफेद पाउडर दिया है तो आप उस सफेद पाउडर के ऊपर क्या करोगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस करोगे और उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करोगे। तो ये फिक्स टेस्ट होते हैं जो आप 9 चैप्टर के अंदर पढ़ोगे और आपको पता चल जाएंगे। 8 से 9 चैप्टर होगा तो उसके अंदर पढ़ोगे और आपको पता चल जाएगा कि यार उसमें कौन कौन से एलिमेंट है और उनका क्या क्या परसेंटेज है। तो बेसिकली में आपको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो जैसे ही परसेंटेज कॉम्पोजिशन मिलेगा इसकी हेल्प से आप निकाल लोगे एम्पेरिकल फॉर्मूला, और एम्पेरिकल फॉर्मूला अगर आ गया तो उससे आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब वो सफेद कंपाउंड जो अभी तक अननोन था आपको उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। तो इसीलिए एम्पेरिकल फॉर्मूला पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि हम अननोन कंपाउंड्स का एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल पाए उसके परसेंटेज कॉम्पोजिशन से। ये करना भी सीखेंगे हम, लेकिन उससे पहले एक चीज आपको बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूंगा कि एम्पेरिकल फॉर्मूला थोड़ा सा धोखाधड़ी वाली चीज होती है, क्योंकि अलग अलग कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला सेम आ सकता है। जैसे यहां पर देखो, बेंजीन एक कंपाउंड है जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है C6H6। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला अगर लिखोगे तो 6 से इन दोनों को डिवाइड कर सकते हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला CH आएगा। ऐसे ही आप लोगों ने 10th क्लास में एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ा होगा, एसिटिलीन गैस, जिसे एथाइन भी बोलते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला आता है C2H2। अब अगर इसका केमिकल फॉर्मूला C2H2 है तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 आएगा, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो एम्पेरिकल फॉर्मूला CH बन जाएगा। तो अब नोटिस करो, बेंजीन का भी एम्पेरिकल फॉर्मूला CH आ रहा है और एसिटिलीन का भी केमिकल फॉर्मूला CH आ रहा है। तो कई बार सेम केमिकल फॉर्मूला या सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला अलग अलग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से बन सकता है या अलग अलग कंपाउंड का भी बन सकता है। तो सिर्फ एम्पेरिकल फॉर्मूला को देखकर हम नहीं बता सकते कि एक्चुअल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना आना चाहिए।
और वो कैसे बनता है? वो बनता है मेरे बच्चे इस फॉर्मूले से, कि अगर मान लो किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको पता है और उसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है, तो इस एम्पिरिकल फॉर्मूला को आप मल्टीप्लाई कर देना n से। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोगों को मान लो एसिटिलीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला पता है CH। अब CH में मान लो अगर आप 2 ऐसे लिख दोगे तो इसका मतलब होता है सबसे पहले 2 अगर लिखा है तो ये 2 इस कार्बन में मल्टीप्लाई होगा और हाइड्रोजन में मल्टीप्लाई होगा, तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा C2H2। मान लो अगर आप 2 की बजाय 6 लेते हो तो फॉर्मूला आ जाएगा C6H6। तो आपके दिमाग में क्लास में सवाल आ रहा होगा, हमें कैसे पता चलेगा 2 लेना है 6 लेना है? ठीक है, यानी ये n कितना लेना है हमें कैसे पता चलेगा? तो ये n एक्चुअल में इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। कि n निकालने के लिए आपको जिस कंपाउंड के साथ आप काम कर रहे हो उसका मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। अब ये मॉलिक्यूलर मास 99% क्वेश्चन में दिया जाता है, अदरवाइज लैब में अगर करोगे तो मॉलिक्यूलर मास को निकालने के लिए भी कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो आप मॉलिक्यूलर मास पता होगा कंपाउंड का, एम्पिरिकल फॉर्मूला आप निकाल लोगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास उसे डिवाइड करना, तो इन दोनों का डिवीजन आपको देगा n की वैल्यू, और वही n यहां पर आप रख देना, तो n हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या है? मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला जैसे आपके पास आया एसिटिलीन का CH, तो इस CH का जो टोटल मास है, तो एक कार्बन का मास 12, एक हाइड्रोजन का मास 1, तो CH जो एम्पिरिकल फॉर्मूला इसका टोटल मास हो गया 13। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास इस पूरे मॉलिक्यूल का मास होगा। यहाँ पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन का मास आया 24, 2 हाइड्रोजन इसका मास आया 2, दोनों का सम करा 26। तो देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 13 है और मॉलिक्यूलर मास 26 है, तो 26 को अगर आप 13 से डिवाइड करो नंबर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, तो n की वैल्यू 2 आ रही है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा। तो आपको मेरे बच्चे मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए, तभी n की वैल्यू निकल आएगी, और 90% केसेस में 99% केसेस में ये मॉलिक्यूलर मास आपको दिया होता है। तो n अगर निकल आया, n को एम्पिरिकल फॉर्मूला में नीचे लिख देना, सबको मल्टीप्लाई कर देना, पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। अच्छा, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करें उससे पहले एक जरूरी बात और बताना चाहूंगा। कई बार यही चीज आप दरअसल में गैसेस के साथ कर रहे होगे, और जब आप गैसेस के परसेंटेज कॉम्पोजिशन से एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना रहे होगे, तो आपको मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया जाएगा डायरेक्ट गैस का, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास जब दिया होगा तभी n निकलेगा, और n दिया होगा तभी एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकलेगा। गैसेस के लिए कई बार आपको मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया जाएगा, बल्कि दे दिया जाएगा उसकी वेपर डेंसिटी। तो बड़ा सिंपल रूल होता है, किसी भी गैस के लिए वेपर डेंसिटी का डबल उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है गैसेस के लिए। ये एक फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किसी भी गैस का वेपर डेंसिटी का डबल उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। जैसे मान लो अगर मैंने बोला एक गैस है उसकी वेपर डेंसिटी 14 है, तो बताओ उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? तो उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो 14 × 2 कर दो, आंसर 28 आ जाएगा। अगर मैंने बोला किसी गैस का मॉलिक्यूलर मास 30 है, तो किसी गैस की वेपर डेंसिटी 30 है, तो बताओ मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? तो 30 × 2 कर देना, 60 आ जाएगा। उल्टा भी कर सकते हो, मॉलिक्यूलर मास दिया तो वेपर डेंसिटी भी निकाल सकते हो। अगर मैंने बोल दिया किसी गैस का दरअसल में मॉलिक्यूलर मास है 28, ठीक है, तो उसकी वेपर डेंसिटी क्या होगी? डिवाइड कर देना 2 से, 14 आ जाएगा। तो आप गैसेस के लिए मॉलिक्यूलर मास वेपर डेंसिटी से भी निकाल सकते हो, और वो कई बार आपको n निकालने के लिए गैसेस का मॉलिक्यूलर मास डायरेक्ट नहीं देंगे, बल्कि वेपर डेंसिटी दे देंगे। तो आप n आराम से निकाल लेना, मतलब वेपर डेंसिटी का डबल करके मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड करना, n आ जाएगा और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब सवाल है कि यार अगर परसेंटेज कॉम्पोजिशन से एम्पिरिकल फॉर्मूला बनता है तो ये हम निकालेंगे कैसे? तो इसे मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा, कुछ आराम से देखेंगे। तो हम लोग यही चीज सीखेंगे, परसेंटेज कॉम्पोजिशन को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। बहुत सिंपल तरीका है। जैसे एक एग्जांपल से मैं ले रहा हूं, मान लो आपको एक कंपाउंड में कार्बन का परसेंटेज दिया है 40, हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया है 6.67, ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया है 53.33। जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन का दिया होता, ऐसा भी लिखा हो सकता था रेस्ट इज ऑक्सीजन। तो अगर रेस्ट इज ऑक्सीजन है तो मतलब ऑक्सीजन कितना होगा भाई? कार्बन हाइड्रोजन का सम करो और 100 में से माइनस कर दो, तो बचा हुआ ऑक्सीजन हो जाएगा। हमसे कह रहा है फाइंड इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला, इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है हमें, पहला काम। दूसरा, इफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 180, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास 180 दिया है, फाइंड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी फाइंड आउट करना है। मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों फाइंड आउट करने। तो इसे निकालने के लिए मेरे बच्चे हम एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल में एक सेट नंबर ऑफ स्टेप्स फॉलो करेंगे और उन्हें फॉलो करके हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले टेबल में हम लोग लिखेंगे एलिमेंट। तो हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एलिमेंट के बाद आप इन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास लिख दो।
कार्बन का आपको याद है 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। फिर इसके बाद क्वेश्चन में जो इनका परसेंटेज दिया है वो लिख दो। तो कार्बन का परसेंटेज दिया है 40, हाइड्रोजन का 6.67 और ऑक्सीजन का दिया है 53.33। फिर इसके बाद आप निकालोगे मोलर रेशियो, या फिर कई जगह लिखा होता है रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, कुछ भी आप बोल सकते हो। आप ये बोल दो आप इनके मोल का रेशियो निकाल रहे हो, या आप ये बोल दो इनके रिलेटिव नंबर ऑफ एटम निकाल रहे हो, दोनों का मतलब सेम है। अब सवाल ये निकलेगा कैसे, बड़ा जवाब इसका बड़ा आसान है। परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करना होता है। बस आपको देखो एक्चुअल में है, यहां पर बस इंस्ट्रक्शन सुनते चलो, इंस्ट्रक्शन सुनते हुए चलोगे तो आप आराम से ये चीजें कर ले जाओगे। बट इंपॉर्टेंट बात है, इंस्ट्रक्शन आपको क्लियर आपके दिमाग में बैठे होने चाहिए। कई बच्चे यहीं पर अपना सर ऐसे पकड़ लेते हैं, अरे भगवान नहीं हो रहा नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि उन्हें इंस्ट्रक्शन, दरअसल में कई बच्चे होते हैं ना जिनको मल्टीपल इंस्ट्रक्शन दो तो हमारा दिमाग इजीली कैप्चर नहीं कर पाता, क्योंकि हमारा दिमाग ना बंदर की तरह इधर उधर उछल रहा होता है। और यहां पर इंस्ट्रक्शन अगर प्रॉपर्ली सुनने हैं तो बहुत फोकस रखना होगा समझने के लिए। तो अपने इस दिमाग वाले बंदर को थोड़ा सा एक ही डाल में बैठा लो, और एक डाल में बैठाल के आराम से चीजें समझने की कोशिश करो। क्या करना है, सबसे पहले एलिमेंट लिखे, एटॉमिक मास लिखे, उनका परसेंटेज लिखा। मोलर रेशियो या रिलेटिव नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए आप क्या करोगे, उसको परसेंटेज को डिवाइड करोगे आप एटॉमिक मास से, हर पर्टिकुलर एटम के लिए। ठीक है, सॉरी यहां पर 1 आएगा, और यहां पर अगर आप करोगे तो 53.33 डिवाइडेड बाय 16 आएगा। गॉट द आइडिया? अब आप इसे एक बार डिवाइड करके देखो, निकाल के देखो कितना आ रहा है, क्योंकि यहां तो डिवाइड करना पड़ेगा भाई, क्योंकि आंसर निकालना अपने को पूरा। एक मिनट, मैं बस पानी पी के आ रहा हूं। डिवाइड करके यहां तो निकालना पड़ेगा भाई, बिना डिवाइड करे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो एक डिवीजन मैं आपके लिए कर दे रहा हूं, ठीक है, बाकी 2 डिवीजन आप खुद से अपने आप से करो। समझिए कि होगा आप मैं कौन सा डिवीजन करने वाला हूं। मैं ये वाला डिवीजन खुद कर दे रहा हूं अपनी तरफ से। 1 से 6.67 को काटा तो अपने पास आ गया 6.67। बाकी दोनों नंबर आप करो। आप 40 को डिवाइड करो 12 से, देखो कितना रेशियो आ रहा है, और आंसर डेसिमल में निकाल लो। मेरी उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कई बच्चों ने मेरे कर लिया होगा, और आंसर आ रहा होगा 3.33। ऐसे 53.33 को आप 16 से डिवाइड करो, देखो कितना आ रहा है। फिर से वही शॉकिंग आंसर 3.33। बहुत अच्छी बात है भाई, आंदो कोई बात नहीं। अब ये आ गए हमारे रिलेटिव नंबर ऑफ एटम या मोलर रेशियो। अब इसकी हेल्प से लास्ट में हम लोग निकालेंगे मेरे बच्चे इन तीनों एटम का सिंपलेस्ट रेशियो, क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला एक कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट्स का सिंपलेस्ट रेशियो होता है। तो सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकलेगा भाई? सिंपलेस्ट, ये 3 नंबर आए ना, इन तीनों का सबसे छोटा रेशियो निकालना है। सबसे छोटा रेशियो निकालने के लिए इन सबसे छोटे नंबर से इन तीनों को डिवाइड कर दो, वो सिंपलेस्ट रेशियो आएगा। तो इन तीनों में सबसे छोटा नंबर कौन है? 3.33, इससे डिवाइड कर दो। तो 3.33 को 3.33 से डिवाइड करो, 1 आएगा, और सबको डिवाइड करना है। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे बच्चे 6.67 को भी डिवाइड करो। बस इंस्ट्रक्शन सुनते जाओ और इन्हें फॉलो करते जाओ, तो इससे रिजल्ट आएगा 2। 3.33 को 3.33 से डिवाइड करो, ये आएगा 1। यानी एक तरह से हमने ये बता रहे हैं कि ये जो भी कंपाउंड का परसेंटेज कॉम्पोजिशन है उसमें कार्बन का रेशियो 1 है, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा? सिंपलेस्ट रेशियो है, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो से ही बनता है। तो हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला जो आ जाएगा कंपाउंड का, बहुत सिंपल आ जाएगा, C1H2O1। अब 1 आप लिखते नहीं हो तो ऐसे लिख दो CH2। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। तो इसकी हेल्प से आप निकाल सकते हो मेरे बच्चे एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, क्योंकि अभी हमारा आंसर आया नहीं है, अभी तो हमने बस एक चीज निकाली है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। अभी तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है ना, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास चाहिए होगा उसके लिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्यों चाहिए? क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला में n का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा, और n निकालने के लिए हमें मॉलिक्यूलर मास और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास चाहिए। क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास हमें दिया हुआ है 180, तो हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला मास तो चाहिए, और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास इस फॉर्मूले का मास है। उसमें एक कार्बन उसका मास 12, 2 हाइड्रोजन उसका मास 2, एक ऑक्सीजन उसका मास 16, तो 16 2 18, 18 12 30, 30 आ गया एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो अगर मैं n की वैल्यू निकालूं यहां पर, तो n की वैल्यू आ जाएगी जो हमारा मॉलिक्यूलर मास है सब्सटेंस का, डिवाइडेड बाय जो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास आने वाला है।
तो मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में मैंने कहा था 99% क्वेश्चन में वो दिया होगा, तो 180 दिया है, वो रख दिया आपने, डिवाइड कर दिया आपने मेरे बच्चे 30 से, तो ये वैल्यू आ गई 6। अब अगर n की वैल्यू 6 आ रही है और मेरे को निकालना है मेरे बच्चे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या है कि अगर मेरे को एम्पेरिकल फॉर्मूला पता है तो एम्पेरिकल फॉर्मूला में होल n कर दो और उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल आएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला हम लोगों ने पहले ही परसेंटेज कॉम्पोजिशन से निकाला है CH2O। अब n की वैल्यू हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी निकाल ली 6, इस 6 को इन सारे नंबर में मल्टीप्लाई करो, c के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 1 में 6 का मल्टीप्लाई करा 6, H2 2 और 6 मल्टीप्लाई करा 12 और O 1 को 6 से मल्टीप्लाई करा 6, यानी ये फॉर्मूला आ गया। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा कंपाउंड का ये आ रहा है और हाँ मेरे भाई आप पहचान गए होंगे ग्लूकोज। और मेरी जिस जनता ने भी यहाँ पर ग्लूकोज का परसेंटेज निकाला होगा ना, तो ये परसेंटेज जब आप निकालोगे तो आपको पता चलेगा ये आएगा 40%, ये आएगा दरअसल में 6.67%। मैंने जानबूझ कर ही निकाला था क्योंकि मतलब कहीं आपको रिपीट मतलब वहां पर तुरंत क्लिक ना कर जाए, और ये आएगा 53.3%। जिन्होंने निकाला होगा हो सकता है उन्हें क्लिक कर गया हो और उन्होंने आंसर पहले ही बता दिया हो कि सर ये कुछ नहीं ग्लूकोज ही आने वाला है। लेकिन बात ये नहीं थी कि ग्लूकोज निकाल लिया आपने, बात ये कि स्टेप आपको रियलाइज हो, क्योंकि ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन जब भी दिया होगा आप यही स्टेप फॉलो करके सीधे आंसर निकालोगे। स्टेप क्या है मैं क्विकली आपको एक बार बता दूं, आपको जिस भी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट एलिमेंट का परसेंटेज गिवन है और कंपाउंड का एम्पेरिकल या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है, तो सबसे पहले एलिमेंट का टेबल बनाओ, फिर उसके बाद उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास लिखो, उनके जो परसेंटेज है वो लिखो, उनका मोलर रेशियो है रिलेटिव नंबर ऑफ एटम निकालो। वो कैसे निकालोगे, परसेंटेज को डिवाइड कर दो उनके एटॉमिक मासेस से। फिर आपको निकालना होगा सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो के निकालने के लिए क्या करोगे, जो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम आ रहे हैं इनमें से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है आप उस स्मॉलेस्ट वैल्यू को हर नंबर में डिवाइड करोगे। ऐसा नहीं कि किसी एक में करा बाकी में नहीं करा, इस स्मॉलेस्ट वैल्यू को हर नंबर में डिवाइड करोगे। अब हाँ मेरे बच्चे ये एल्गोरिथम का स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा ऐसा कर क्यों रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट बता दो, इसका लॉजिक बता दो। अरे लॉजिक है लेकिन लॉजिक पता है वो और कॉम्प्लिकेट कर देगा आपके लिए। मतलब कुछ नहीं करना होता, परसेंटेज ही निकालना होता है बस, ठीक है 100 मान के परसेंटेज निकाल के सॉल्व कर लो, आइडिया वही रहेगा, लेकिन वो कई बार और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ज्यादा आसान तरीका आप ऐसे निकाल लो, सिंपलेस्ट रेशियो मिल गए। अगर सिंपलेस्ट रेशियो इंटीजर में आ रहा है तो सीधे अपना आंसर आप निकाल लो। पर एक बात सुनना, सिंपलेस्ट रेशियो यहां पर इंटीजर में आ गया है तो सीधे एम्पिरिकल फॉर्मूला बना, ये इंटीजर आपने रख दिए। पर कई बार ऐसा होगा ये सिंपलेस्ट रेशियो जो आ रहे हैं ना ये इंटीजर में नहीं आएंगे, डेसिमल में आने लगेंगे। और जब डेसिमल में आएंगे तो दो केस आएंगे, या तो आप डेसिमल को राउंड ऑफ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तब हम एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, और यही चीज आपके एग्जाम में ज्यादा पूछी जाएगी। ये तो एकदम कहते नहीं है कि मतलब बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ढीला डाला सा है, ये तो आराम से बन जाएगा। इंपॉर्टेंट होंगे वो वाले क्वेश्चन, तो ये मैं आपको एग्जाम्पल से बता रहा हूं, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल में मैं क्या बता रहा हूं, हमें ये सिंपल रेशियो कई बार इंटीजर में आते हुए नहीं मिलेंगे, ये हमें डेसिमल में आते हुए मिलेंगे। और अगर डेसिमल में मिले तब हम क्या करेंगे, तो आइडिया बड़ा सिंपल है। जैसे यहां पर आपको दिया है हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है कंपाउंड का, जिसमें 32% कार्बन है, 42.63% ऑक्सीजन है, 18.66% नाइट्रोजन है और 6.71% हाइड्रोजन है। तो अगर मैं टेबल बनाऊं तो टेबल कैसे बनेगी, सबसे पहले मेरे पास एलिमेंट होगा, अब ये करके मैं लिख लूंगा, फिर इन एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा, फिर एटॉमिक मास के बाद इनका परसेंटेज होगा, फिर क्या निकालेंगे इसका मोलर रेशियो बोल दो या फिर रिलेटिव नंबर ऑफ एटम बोल दो, और लास्ट में क्या आएगा सिंपलेस्ट रेशियो। याद आ रहा है, याद आ गया, सारी वैल्यू रखना मेरे बच्चे। हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें एलिमेंट की, एलिमेंट हमारे पास कितना है, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लास्ट में हाइड्रोजन। कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1। एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, उसको आप 28 मत लिख देना, ठीक है। मतलब वो नहीं, आपने आगे एक मतलब एमएक्स प्लेयर पे एक बहुत ही गजब की सीरीज पड़ी हुई है आई एम मैच्योर नाम से, क्लास 11-12 के बच्चों को तो मेरे हिसाब से अब जरूर देखनी चाहिए, काफ़ी अच्छी सीरीज़ है, ठीक है। मतलब क्लास 11-12 में हम जो अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं उसके, और मतलब जिन सिचुएशन में हम जाते हैं वो सारी सिचुएशंस को लेकर बड़ी अच्छी सीरीज़ बनी है। तो उसमें एक केमिस्ट्री के टीचर बच्चे से ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, जल्दी बता नाइट्रोजन का दरअसल में एटॉमिक मास कितना होता है, ठीक है 28 या ऐसे कुछ पूछ लेते हैं वो, ठीक है। और वो पता नहीं 28 वाला ऐसा कुछ बताने की कोशिश करता है, तो या शायद एटॉमिक नंबर पूछते हैं वो और ऑप्शन देते हैं 14 या 28, तो वो ऐसे कंफ्यूज हो जाता है, अरे 14 28 या शायद 14 होता है 28 होता है, पूछा उन्होंने एटॉमिक नंबर होता है।
ठीक है, तो आपको ऐसे छोटी छोटी चीजें याद रखनी है क्योंकि इससे काम बनता है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, अगर N2 होता तो वो 28 आता। अब परसेंटेज के बारे में अगर बात करी जाए तो कार्बन का परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगा 32, ऑक्सीजन का परसेंटेज 42.63, नाइट्रोजन का परसेंटेज 18.66 और हाइड्रोजन का परसेंटेज 6.671। सबको सम करोगे तो नो डाउटली 100 बनेगा। अच्छा, अब आपके मन में एक डाउट होगा, यार फिर से सॉल्व करना पड़ेगा भाई, बहुत दर्द है। तो नहीं मेरे भाई, अब नहीं करना पड़ेगा, मैंने आपके लिए कर दिया है, क्योंकि मुझे पता है दर्द देगा आपको, तो मैंने आपके लिए कैलकुलेशन पहले कर दी है। अब बस देखो समझो, तो सारी टेबल बना दी हमने, निकाला मोलर रेशियो। मोलर रेशियो के लिए क्या करोगे, परसेंटेज को डिवाइड करोगे एटॉमिक मास से। तो 32 को डिवाइड करा 12 से, आंसर आ रहा है 2.67। फिर आपने 42.63 को 16 से डिवाइड करा तो आंसर आया 2.66, मतलब 2.67 2.66 लगभग लगभग बराबर ही है। ठीक है, फिर हमारे पास नाइट्रोजन है 18 नाइट्रोजन हमारे पास 18.66, नाइट्रोजन का मास है 14, 18.66 को 14 से डिवाइड करा 1.33 आया। अच्छा, अब कोई बच्चा ये डाउट पूछ रहा था, सर आप तो एटॉमिक मास का टेबल पहले बनाते थे, परसेंटेज बाद में लिखते थे। अरे कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लिख लो, करना तो परसेंटेज को डिवाइड दरअसल में मास से ही है। परसेंटेज न्यूमरेटर में आएगा, मास डिनोमिनेटर में आएगा, वही रहेगा। फिर ऐसे 6.67 को 71 को आपने 1 से डिवाइड करा तो ये आ गया। तो ये आ गया मोलर रेशियो। अब इन मोलर रेशियो को सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करना है, जो 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 सबसे छोटा नंबर होगा उससे डिवाइड करो। तो सबसे छोटा नंबर 1.33 है, और ये 2.67 है तो एक्चुअल में 2.66 ही ना, जरा सा बड़ा है। तो एक्चुअल में 2.67 को 1.33 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 2। 2.66 को 1.33 से डिवाइड करोगे आंसर आएगा 2। 1.33 को 1.33 से डिवाइड करोगे आंसर आएगा 1। यहां पर 6.71 को 1.33 से डिवाइड करोगे आंसर आएगा 5.04। अब ये नंबर 0.04 आ रहा है, आप इसे राउंड ऑफ कर सकते हो इंटीजर में, क्योंकि ये 5.04 5 के बहुत पास है। तो अगर आपका सिंपलेस्ट मोलर रेशियो किसी इंटीजर के बहुत पास है, 5.04 लगभग लगभग 5 है, तो राउंड ऑफ करना अलाउड होता है, राउंड ऑफ कर दो। तो मोलर रेशियो सिंपलेस्ट होल नंबर में कितना है, 2, 2, 1 एंड 5। और अगर ऐसा आ गया तो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहां पर, अगर मेरे को एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है तो देखो ये 5.04 आ रहा था, लेकिन क्योंकि ये इंटीजर के बहुत पास है तो हम इसे राउंड ऑफ कर सकते हैं, इससे हमारी कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कार्बन हमारे पास 2 हो जाएंगे, ऑक्सीजन हमारे पास 2 हो जाएंगे, नाइट्रोजन हमारे पास 1 हो जाएगा। 2 को सही से लिख लेते हैं, पता लगे आपको Z दिखाई दे रहा हो, ये नाइट्रोजन 1 हो जाएगा और हाइड्रोजन हमारे पास 5 हो जाएंगे। ये हमारे कंपाउंड का फॉर्मूला हो जाएगा। तो अगर आप किसी इंटीजर के बहुत पास में आ गए हो डेसिमल में, तो आप राउंड ऑफ कर सकते हो। जैसे 5.04 है, राउंड ऑफ कर सकते हो। 6.9 है तो आप इसे 7 में राउंड ऑफ कर सकते हो। तो अगर आप इंटीजर के बहुत पास हो तो राउंड ऑफ करना अलाउड है। अच्छा, पास में कितनी रेंज तक, 0.1, 0.1, 0.2 इस रेंज में हो तो राउंड ऑफ करना अलाउड है। बट अगर आप ऐसे पहुंच गए 1.3, 2.3, 2.5 ऐसे नंबर्स को इंटीजर में राउंड ऑफ करना अलाउड नहीं है। ठीक है, इनके लिए कुछ और काम करना पड़ेगा और वही काम मैं आपको बताने जा रहा हूं। कब करना अलाउड है, अगर आप इंटीजर के बहुत पास हो, 0.1 की रेंज में आसपास हो। जैसे 6.9, 7 से 0.1 पहले पड़ जाएगा ना, 6.9 7 से 0.1 पहले पड़ जाएगा, राउंड ऑफ कर दो 7 में। 5.04 से सबसे पास में जो इंटीजर है वो 5 है, 5 में राउंड ऑफ कर दिया। तो यहां पर राउंड ऑफ करना ऐसे अलाउड है, बट हर जगह अलाउड नहीं है। जैसे इस केस में देखना, इस केस में हमें कार्बन का परसेंटेज दिया है 19.8, हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया है 2.20 एंड क्लोरीन का दिया है 78। हमें इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो टेबल आपको याद है मेरे बच्चे, टेबल क्या बनेगी, टेबल में सबसे पहले अपन लिखेंगे एलिमेंट, तो कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। फिर चाहो तो इनका परसेंटेज पहले लिख लो। तो ये आ गया 19.8, 2.20, ये आ गया 78। फिर इनका मास लिख लो, एटॉमिक मास। तो कार्बन का 12 हो गया, हाइड्रोजन का 1 हो गया, क्लोरीन का 35.5 हो गया। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, इनका मोलर रेशियो। तो वही है, करने की जरूरत नहीं, मैंने कर दिया आपके लिए। मोलर रेशियो निकाला, कार्बन का परसेंटेज था 19.8, 19.8 को 12 से डिवाइड करा 1.65 आ रहा है। हाइड्रोजन का परसेंटेज 2.20 था, 1 से डिवाइड करा 2.20 आ रहा है। क्लोरीन का परसेंटेज 78 था, 35.5 मतलब 45 लगभग लगभग 5 ही है, उससे डिवाइड करा आंसर 2.20 आ गया। अब इन तीनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1.65। तो हम लोग 1.65 से इन तीनों नंबर को डिवाइड करके सिंपलेस्ट मोलर रेशियो निकालेंगे। तो 1.65 को 1.65 से आप डिवाइड करो तो मेरे बच्चे 1 आएगा, लेकिन 2.20 को 1.65 से डिवाइड करोगे तो आंसर 1.33 आएगा। ये दो कर्व का मतलब होता है आंसर अप्रोक्सीमेटली 1.3 के बराबर है, 1.33 के बराबर हो सकता है, इसके आगे भी आता चला जाए,
ठीक है, तो मैंने राउंड ऑफ करके ऐसे लिख दिया है, या आप अभी इक्वल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 1.33 आ रहा है। अब इस 1.33 को हम राउंड ऑफ नहीं कर सकते 1 में या फिर आगे 2 में, क्योंकि मैंने बताया 0.1 के आसपास का अंतर होता है। जैसे मान लो यहाँ 1.1 आ गया होता तो मैं इसे 1 में राउंड ऑफ कर देता, या फिर मान लो 1.9 आ गया होता तो मैं 2 में राउंड ऑफ कर लेता। 1.33, 1.4, 1.5 ऐसे नंबर राउंड ऑफ नहीं हो पाते। तो अब ऐसे नंबर अगर राउंड ऑफ नहीं होंगे तो इन्हें इंटीजर में ही बनाना है हमें, तो हमें इन्हें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब सवाल इंटीजर में कन्वर्ट कैसे करें? तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम इन सारे नंबर को किसी एक ऐसे स्मॉलेस्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे या तो ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए या इंटीजर के बहुत पास पहुंच जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे इस 1.33 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 3.99। अब 3.99 राउंड ऑफ किस में हो सकता है? 4 में। ये करना अलाउड है। तो आप इसे 3 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको लगभग आंसर कहां पे दे देंगे? 4 में। लेकिन अकेले आपको इन नंबर्स को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है भाई, ये तो सारे नंबर रेशियो में थे ना, तो अगर रेशियो में एक रेशियो को आपने गड़बड़ कराया तो बाकी सबको भी उसी नंबर से चेंज करना पड़ेगा ना। जैसे आपको याद होता है रेशियो में आपने पढ़ा होगा, अगर कोई रेशियो मान लो 5:7 का है, तो अगर तुम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो रेशियो को मेंटेन करने के लिए 7 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर इस 1.33 को मैंने 3 टाइम करके इंटीजर बनाया है, इसको भी इंटीजर बनाया है, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपके मन में ये डाउट आ रहा है, अरे इसको काहे करना, ये तो पहले से इंटीजर है। तो भाई दिक्कत ये, भले चाहे ये पहले से इंटीजर है, लेकिन अगर रेशियो में तुम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो रेशियो सेम रखने के लिए बचे हुए नंबर को भी मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, वरना रेशियो सेम नहीं आएगा ना, और हमें तो रेशियो सेम चाहिए। तो इसीलिए हम ऐसा करेंगे। तो अब इससे क्या होगा? सांप भर गया और लाठी भी नहीं टूटी। ठीक है, हमारे पास आंसर सब किस में आ गए? इंटीजर में आ गए। इंटीजर में आ गए तो एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा? तो इस कंपाउंड में कार्बन 3 होंगे हमारे पास, हाइड्रोजन हमारे पास 4 हो जाएंगे और क्लोरीन हमारे पास 4 हो जाएंगे। ये आ जाएगा इस कंपाउंड का फॉर्मूला। तो याद रखना, जब भी कभी भी आपका सिंपलेस्ट रेशियो डेसिमल में 0.3 आ गया है, 0.5 आ गया है, तो आप ऐसे नंबर को सीधे इंटीजर में राउंड ऑफ नहीं कर पाओगे, बल्कि उस केस में आपको एक ऐसे सबसे छोटे स्मॉलेस्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है जिससे या तो ये नंबर खुद इंटीजर डायरेक्ट बन जाए या इंटीजर में राउंड ऑफ तुरंत हो जाए आसानी से। ठीक है, अब मैं ये नंबर बोल रहा हूं सबसे छोटा होना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यार कोई समझदार आदमी इसको 100 से मल्टीप्लाई करके 133 लिख सकता है ना। तो आप नंबर बड़ा कितना भी ले सकते हो, सिंपलेस्ट रेशियो मेंटेन करने के लिए सबसे छोटा नंबर लेना होगा, और ये नंबर हिट एंड ट्रायल से आएगा। मतलब मेरे को कैसे 3 क्लिक हुआ था, मैंने पहले दिमाग में जब आपके सामने क्वेश्चन आया था, मैंने तो पहले भी सॉल्व करा हुआ ना। मैंने पहले से 1 से मल्टीप्लाई, 1 से तो पता है 1.33 बनेगा, कोई काम का सौदा नहीं है। फिर 2 से करा तो 2 से बनेगा 2.66, 2.6 भी राउंड ऑफ नहीं हो सकता। फिर मैंने 3 से करा, 3 से बन गया 3.99, और 3.99 को राउंड ऑफ कर सकते हैं 4 में। तो 1 बाय 1 मैं हिट एंड ट्रायल से इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो हिट एंड ट्रायल से आप सॉल्व करके अपनी कहानी को आगे बढ़ा सकते हो। तो मुझे उम्मीद है मेरी जनता ये आपको केस समझ में आया है, और ये केस टीचर्स का फेवरेट केस होता है। ये बहुत पूछते हैं टीचर आपसे, क्योंकि कई बार बच्चे यही आंसर लिख के चले आते हैं, या अगर ऐसा आता है तो इसे राउंड ऑफ गलत कर देते हैं। तो इसीलिए बहुत अच्छे से याद रखना कि अगर आपके पास सिंपल मोलर रेशियो डेसिमल में 0.3, 0.4 आ रहा है, 0.5 आ रहा है, तो 0.33 अगर आएगा तो 3 से मल्टीप्लाई करके राउंड ऑफ करना। 0.5 अगर आने लगे, जैसे मान लो 1.5 आने लगे, तो इसके लिए सबसे आसान है 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये अपने आप ही क्या बन जाएगा? प्योर इंटीजर बन जाएगा, चाहे 1.5 हो, चाहे 2.5 हो, चाहे 3.5 हो। ठीक है, तो इस तरह से आप इन्हें सीधे इंटीजर में कन्वर्ट कर लेना बड़े आराम से। और एक बार ये इंटीजर में आ गए तो सबको मल्टीप्लाई करना सेम नंबर से, सिर्फ उसको नहीं जिसे इंटीजर बनाना है। तो आपको अपना एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा, बाद में अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना तो वो भी निकल आएगा। तो मुझे उम्मीद है मेरे बच्चे आप लोगों को ये आइडिया बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, परसेंटेज कॉम्पोजिशन सब अच्छे से समझ गए होंगे आज। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतने ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जम के पढ़ाई करते रहो, रिवीजन करते रहो, जो भी डाउट्स आते रहे जरूर मेरे साथ डिस्कस करते रहो। उस तक रीच आउट करने के सारे सोशल मीडिया लिंक आपको दरअसल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से आप मेरे को रीच आउट कर सकते हो। ठीक है, और चलो पढ़ाई करते रहो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।